हेलो एवरीवन, आज है 1 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 17 रुपये का शेयर है। टैरिफ हाइक की खबर आई है। पहले जियो ने बढ़ाए, फिर एयरटेल ने बढ़ाए और फिर वोडाफोन ने भी अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि भाई साहब रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिलने वाला है। और जो एटलीस्ट लॉस है वोडाफोन के, जो कि काफ़ी हैवी लॉस है, क्वार्टरली 7-8 हज़ार करोड़ के लॉस कर रही है, एटलीस्ट वो लॉस थोड़े से कम हो जाएंगे। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपये का शेयर प्राइस है और एक्चुअली में प्राइस हाइक की वजह से तेज़ी आनी चाहिए थी, लेकिन जब से प्राइस हाइक करे हैं गिरावट आई है, यहाँ पर गिरावट आई है। और एक्चुअली में देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को प्रिडिक्ट करके चल ही रहा था। तो धीरे 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 करके ये 13 रुपये से 18 रुपये पर तो चला ही गया था। तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 35% की तेज़ी दिखा चुका था। अब थोड़े बहुत करेक्शंस यहाँ पर अच्छी खबरों की वजह से देखने को मिल रहे हैं। एक साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो 135% का ग्रोथ है। एक बड़ी रफ्तार आई थी, बाद में करेक्शन से भी गुजरा। और पहली बार वोडाफोन आइडिया में मैंने बाय कॉल तब दिया था जब इसका एफपीओ आया था, वरना उससे पहले मैं इस कंपनी को लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं था। मैंने कहा था कि एफपीओ के जरिए जो पैसा इन्होंने जुटाया है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा, खबरों में ये शेयर ज़रूर रहेगा, उसके चलते आपको शॉर्ट टर्म में तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, एफपीओ के दौरान मैंने कहा था कि बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाले, इलेक्शन के बाद आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेंगे। तो उस चीज़ को भी मार्केट फैक्टरिंग करके चलेगा और तेज़ी देखने को मिलेगी। और 17-18 रुपये का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है और वहाँ तक तो वो पहुँच ही जाएगा, और वो हमने पहुँचता हुआ नज़र भी आया। अब जाहिर सी बात है वहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया, देखो अभी भी कंपनी में दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको लेकर चीज़ें अच्छी बनी हुई है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो प्राइस हाइक हुए हैं, जिस तरीके से एयरटेल और जियो ने अपने प्राइस बढ़ाए थे, बाद में वोडाफोन ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया पर एक चीज़ देखी कि काफ़ी लोग उससे गुस्सा भी थे कि भाई साहब इतने ज़्यादा प्राइस कैसे बढ़ा दिया आपने। कुछ लोग बीएसएनएल में स्विच करने के जो पोस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, और कुछ लोग वोडाफोन को लेकर भी कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखने को मिला ज़रूर है। और एटलीस्ट ये है कि मुझे लगता है कि अब शायद जो वोडाफोन का यूज़र बेस जो लगातार इसको छोड़ के जा रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोडाफोन की यही थी कि यूज़र इनको लगातार छोड़ के जा रहे थे, अब शायद वो रुकता हुआ नज़र आएगा। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा हो, और टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया मैंने बोला और अगले महीने से यूज़र रुकना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे जो नंबर्स हैं वो पहले कम होना शुरू होंगे, फिर बाद में रुकता हुआ नजर आएगा। वोडाफोन ने भी अपने प्राइस हाइक तकरीबन 11% से लेकर 24% तक करे हुए हैं। और कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में अपने 4G एक्सपीरियंस को काफ़ी और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और 5G को लॉन्च करने की कोशिश करती नजर आएगी, और वहाँ पर अपना पैसा काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय करने वाले हैं। ये इनके भी प्लान्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। इनके भी प्लान्स में आप देखोगे कि महंगे ज़रूर हुए हैं इनके भी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके चलते भी आप आने वाले टाइम में जो लोग बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं, अब लोग कंपेयर करेंगे अपने प्राइजेस को, वोडाफोन के प्राइस, एयरटेल के प्राइस, जियो के प्राइस, बीएसएनएल के प्राइस। हालांकि बीएसएनएल की सर्विस डेफिनेटली उतनी बेटर नहीं होती है, जिसके चलते अभी भी लोग बीएसएनएल की तरफ बहुत कम स्विच होंगे। अगर गांव वगैरह में है तो ठीक है, लेकिन शहरों में मुझे लगता है कि अभी भी बीएसएनएल उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक वोडाफोन की अगर मैं बात करने जाऊँ तो देखिए, कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश तो करेगी आने वाले टाइम में। और आज वॉल्यूम भी देखोगे तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 50 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, और ये बड़ा नंबर है। 100 करोड़ तो ऐसे ही हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से अगर आप यहाँ पर देखो तो। और जो इसका मार्केट कैप है वो 1,20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और जहाँ तक नज़र करे भाई साहब इनके नतीजे को लेकर, तो अभी तक रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं था। 5 साल का रेवेन्यू देखो तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। अगर आप इसी रेवेन्यू को जियो या फिर एयरटेल से कंपेयर करते हो तो ये भाई साहब इनका ग्रोथ है, जबकि वहाँ पर ना ग्राफ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में आपको देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखते हो तो भैया नुकसान ही नुकसान है, हर साल नुकसान है यहाँ पर। लेकिन देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैसा इन्होंने जितने मतलब यहाँ पर रेज करा है, तकरीबन 18,000 करोड़ रुपये एफपीओ के जरिए रेज हुए हैं। इसके अलावा कंपनी का प्लान ये भी है कि प्रमोटर और 2 या 3 हज़ार करोड़ रुपये इन्फ्यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
बैंक से भी लोन लेने का प्लान है, तकरीबन 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का लोन का भी इनका प्रपोजल है। देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं, और मुझे लगता है जनरली मिल जाएगा इनको। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट बैंक से लोन लेंगे ये, और इस कंपनी में गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी तो है, तो वो चीज़ भी रहेगी। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पी नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं, मतलब है ही नहीं, लॉस ही है हर साल। अकॉर्डिंग टू टिकर टैप, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 18% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर इस कंपनी के देखते हो तो वो लगातार खराब नंबर्स है। इवन रेवेन्यू में तो लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ भी नहीं था, और लॉस तकरीबन 7,600 करोड़ है। जून के नंबर्स से मुझे कोई अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं है, वैसे ही होंगे जैसे हमें हाँ मतलब हर बार देखने को मिले। मैं एक्साइटेड हूँ जुलाई के नंबर्स, मतलब जो सितंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे उसको देखने के लिए, क्योंकि जो टैरिफ हाइक है वो 4 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो पूरा जो क्वार्टर रहेगा सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो 3 महीने का जो क्वार्टर रहने वाला है वो इम्पॉर्टेंट होगा। वो आपको इनके रेवेन्यू का पिक्चर दिखाएगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेवेन्यू में 15% का जंप आप देखोगे जो जो सितंबर क्वार्टर होगा वहाँ पर, और ये अच्छा जंप माना जाएगा। और जो लॉस यहाँ पर हो रहा है तकरीबन 7,000-8,000 करोड़, अगर धीरे धीरे वो 5,000 करोड़ मतलब लॉस हुआ, फिर 4,000 करोड़ हुआ, फिर 3,000 करोड़ हुआ, तो एक अच्छा साइन होगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि खबरों के आधार पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेड करता आपको नजर आएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो इन्होंने वापस से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी है कि अपना जो एजीआर ड्यूज है उसको वापस से रिकैलकुलेट करा जाए, और 40% तक का उनको लगता है कि वो कम हो सकता है। अगेन, ऐसी पिटीशन वो पहले भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुई है, इस बार फिर से दाखिल करी है। देखते हैं क्या होगा वहाँ पर। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग यहाँ पर 38.17% की है। 4.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है। 0.75% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफ लगातार खरीद रहा है यहाँ पर। जो एफ 1.98% था वो खरीद के 12.13 पर आ गया। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर मतलब वो भी खरीद रहा है। देखो, रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर 3.70% पे थे, वो भी 6.18 पर आ चुके हैं। अदर पार्टीज में अब जो 38% का हिस्सा देख रहे हो उसमें से गवर्नमेंट तकरीबन 33 से 34% का स्टेक लेकर बैठी है। अब ऐसा नहीं कि भैया गवर्नमेंट को ये कंपनी अच्छी लगती है इसलिए खरीदारी करी, नहीं। एजीआर ड्यूज का तकरीबन 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बकाया था। अब इस कंपनी वो पोजीशन में थी ही नहीं कि वो पैसे को चुका पाए, तो क्या करा कि भाई साहब देखो, अगर पैसा नहीं चुकाती तो दिवालिया हो जाती, ठीक है, और गवर्नमेंट अगर पैसा रिकवर करते तो भी दिवालिया हो जाती। तो वो बाद में बीच का जो रास्ता था यहाँ पर निकाला गया कि ठीक है भाई साहब, हमें इक्विटी दे दो 10 रुपये के भाव पर, और यही हुआ। इक्विटी यहाँ पर गवर्नमेंट को दे दी गई 10 रुपये के भाव पर, और गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि कुछ ना मिलने से बेहतर कुछ तो मिले। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने लगातार इनको पुश करा पैसा रेज करने को लेकर, क्योंकि देखो हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं 10 सालों के लिए, ठीक है। तो हर बार तो इक्विटी एक्सेप्ट करेंगे नहीं गवर्नमेंट, तो लगातार पुश करके भाई पैसा रेज करो, पैसा रेज करो, पैसा रेज करो। और ये उसी का नतीजा है कि एफपीओ हमने देखा यहाँ पर 18,000 करोड़ का, और बैंक से भी तकरीबन मुझे लगता है कि 14-15 हज़ार करोड़ रुपये रेज करने का प्लान है इनका, और ये होगा आने वाले टाइम में। और ये जो टैरिफ बढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वापस से इनको ट्रैक में लेकर आने का काम करे। हालांकि जो यूज़र्स है उनके लिए तो ये नेगेटिव चीज़ है, कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो इस कंपनी को तो सर्वाइवल का मौका मिला है, लेकिन वोडाफोन जियो और एयरटेल की तो भैया प्रॉफिट में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी इसके चलते। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि तेज़ी के बाद और रफ्तार देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को फैक्टर करके चल रहा था, उसके चलते हमें तेज़ी देखने को भी मिल गई थी। तो यहाँ पर थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिले और बिकवाली भी हो रही है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देखो, बने रहिए यहाँ पर जिनके पास है वो, क्योंकि बर्बाद होने वाली कंपनी अब ये नहीं है। और जिस तरीके से सेंटिमेंटल चेंज आया है जियो को लेकर, एयरटेल को लेकर प्राइस हाइक के चलते, हालांकि इन्होंने भी करा है, मुझे लगता है कि अब लोग कंपेयर भी करेंगे। हालांकि इनके और जियो के प्राइस में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लोग कंपेयर भी करना शुरू कर देंगे सर्विसेज को लेकर, प्राइस को लेकर। और उसको लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्विच होने वाला पार्ट है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं इतना कहूँ कि है तो होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।